प्रिय विद्यार्थी मित्र हो, हम इस पहली इकाई में हिंदी वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था कि स्वर और व्यंजन कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हम भाषा का अध्ययन करने के लिए या बोलने के लिए भी स्वर और व्यंजनों का ही सहारा और खुद के विचार उसमें जब डालते हैं तभी वह प्रकट होते हैं। तो इसीलिए यह कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें हम आगे मार्गक्रमण करते हुए संयुक्त व्यंजनों में से क्ष और ज्ञ केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं, जैसे मोक्ष, सद्ज्ञा, संज्ञा। इस तरह से ई, ड, त्र, न हिंदी में शब्दों के आदि में नहीं आते। अनुस्वार और विसर्ग भी शब्दों के आदि में प्रयुक्त नहीं होते। विसर्ग केवल थोड़े से हिंदी शब्दों में आते हैं, जैसे छ, छी इत्यादि शब्दों में ही विसर्ग आते हैं। तो प्यारे छात्रों, हिंदी में विसर्गों का कम इस्तेमाल होता है। आगे हम जैसे कि लिपि, बिंदु हमारा 8वां चल रहा है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। अभी चिन्ह कौन से हैं? कौन सी भी लिपि का अध्ययन करने के लिए यह जो हमारे मूल व्यंजन होते हैं यही हमारे चिन्ह होते, यानी कि क हम किस माध्यम से पहचानेंगे? तो क, ख, ग, ड, च, छ, ज, झ, त्र यह इसके चिन्ह होते हैं और इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम पहचानते हैं कि यह भाषा के लिए हमारे पहचान होते हैं। तो इसीलिए लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। पर जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे लिखित कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सूची देवनागरी के सिवा कैथी, महाजनी, मराठी आदि लिपियों में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है। यानी कि जो मराठी होती है हमारी वह भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और अन्य भाषाएं भी यह कुल देवनागरी में ही लिखी जाती है। पर उनका प्रचार सर्वत्र नहीं है। ग्रंथ लेखन और छापने के काम में बहुधा देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। जो हम किसी भी कागज पर छपा हुआ देखते हैं तो उसके लिए भी देवनागरी लिपि का ही, यानी कि वैसे देवनागरी के जो फॉन्ट होते हैं उनका ही प्रयोग होता है। व्यंजनों के अनेक उच्चारण दिखाने के लिए उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं। स्वरों की मात्राएं नीचे लिखी जाती है। अभी यह जो स्वर होते हैं हमने देखा अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, यह क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं और इनकी जो मात्राएं होती है, जैसे कि यह खड़ी, यह पहली, यह दूसरी, यह पहला उकार, दूसरा उकार, रू का तो यह पहली मात्रा, दो मात्राएं, इस तरह से यह स्वरों के सहायक होते हैं। आगे अ की कोई मात्रा नहीं है,
की कोई मात्रा नहीं है, जबकि यह व्यंजनों में मिलता है तब व्यंजनों में नीचे का चिन्ह, देखिए यह नीचे का जो चिन्ह है यह नहीं लिखा जाता। जैसे क, देखिए यहां पर दोस्तों क जोड़कर क्या बना, क जमा अ, यानी कि क प्लस अ बराबर इक्वल टू क हुआ। ख को जोड़कर हमने लिखा तो इस तरह से ख बन जाता है, लेकिन लिखते वक्त हम अ को भी जोड़कर लिखते हैं क्या, नहीं, लेकिन उच्चारण के समय हम इसे लिखते हैं इस तरह से। ख उच्चारण के वक्त सिर्फ उसका उच्चार होता है और लिखते वक्त हम सिर्फ ख लिखते हैं, यानी कि अ जो होता है वह लुप्त हो जाता है। आगे आ, ई, ओ और ओ की मात्राएं व्यंजनों के आगे लगाई जाती है, जैसे का, की, को इत्यादि की मात्रा व्यंजनों के पहले ए और ए की मात्राएं ऊपर और ऊ की मात्राएं नीचे लगाई जाती है, जैसे कि के, कई, कु, क्रू, इस तरह से नीचे मात्रा इनके लगाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से पहली, दूसरी और क्रू नीचे लगाई जाती है। अगला बिंदु, अनुस्वार स्वर के ऊपर और विसर्ग स्वर के पीछे आते हैं। अनुस्वार स्वर के ऊपर और विसर्ग स्वर के पीछे आते हैं, जैसे क पर हमने देखा कि एक बिंदी यहां पर लगाई गई है ऊपर, क, की के ऊपर भी बिंदी लगाई है, क, का, इस तरह से वह आगे भी लगाए जाते हैं अनुस्वार। अगला बिंदु, उ और उ की मात्राएं जब र में मिलती है तब उनका आकार कुछ निराला हो जाता है, जैसे रू, छोटी रू, बड़ी रू। र के साथ रू की मात्रा का संयोग व्यंजनों के समान होता है, जैसे र अधिक रू, अधिक त्रु। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा है कि 25वां अंक देखें, यानी कि वह अंक हम देखेंगे। अगला, देवनागरी नाम की उत्पत्ति के विषय में मतभेद है। श्याम शास्त्री के मतानुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। तो इस तरह से देवनागरी की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि यहां पर दिखाई देती है। रू की मात्रा को छोड़कर और अम को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वर में मिलाप की 12 खड़ी कहते हैं। स्वर अथवा स्वरांत व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। क की 12 खड़ी नीचे दी जाती है। क, का, की, पहली की, दूसरी की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कहा, इस तरह से यह इसकी मात्रा है। व्यंजनों 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई समेत और बिना खड़ी पाई के। जैसे कि उदाहरणार्थ ड, छ, ट, ढ, ड, ढ, द, र को छोड़कर शेष व्यंजन पहले प्रकार के हैं। सब वर्णों के सिर पर एक एक आड़ी रेखा रहती है, जो ध, झ और भ के कुछ छोड़ दी जाती है।
नीचे लिखे वर्णों के दो दो रूप पाए जाते हैं, अ और अप और झ रा और न, क्ष और क्षुज्ञ और ज्ञ। देवनागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण और नाम तुल्य होने के कारण सब कभी उसका नाम लेने का काम पड़ता है, तब अक्षर के आगे कार जोड़कर उसका नाम सूची करते हैं, जैसे अकार, ककार, मकार से अ, क, म का बोध होता है। रकार को कोई कोई रेफ भी कहते हैं। अगला बिंदु, जब दो या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता तब उनके सहयोगी व संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्या, स्म, त्र। संयुक्त व्यंजन बहुधा मिलाकर लिखे जाते हैं। हिंदी में प्राय 3 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, जैसे स्तंभ, मत्स्य, महात्मा। यानी कि 3 से अधिक व्यंजन एकत्रित जोड़े जाते हैं, उसे हम मराठी में जोड़ाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ाक्षर कहते हैं। आगे, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तब वह संयोग द्वित्व कहलाता है, जैसे कक्का, सच्चा, अन्न। संयोग में जिस क्रम से व्यंजनों का उच्चारण होता है उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं, जैसे अंत, यत्न, यथाशक्ति, सत्कार, यह लिखे जाते हैं। क्ष, त्र जिन व्यंजनों के मेल से बने हैं उनका कुछ भी रूप संयोग में नहीं दिखाई देता, इसीलिए कोई कोई उन्हें व्यंजनों के साथ वर्णमाला के अंत में लिख देते हैं। क और क्ष के मेल में क्ष, ट और र के मेल से त्र और ज और त्र के मेल से ध्य बनता है। पाई आद्य वर्णों की पाई संयोग में गिर जाती है, जैसे प जमा यानी कि अधिक, य प्या, त जमा थ यानी कि थ जोड़कर लिखा जाता है। म अधिक य यानी कि तुम, इस तरह से लिखा जाता है। ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, यह, य, ये 7 व्यंजन संयोग के आदि में भी पूरे लिखे जाते हैं और इनके अंत का संयुक्त व्यंजन पूर्व वर्ण के नीचे बिना सिरे के लिखे जाते हैं, जैसे कड़, उच्छ्वास, टट्टी, मट्ठा, हड्डी, प्रहलाद, सह्याद्री ऐसे लिखे जाते हैं। कई संयुक्त अक्षर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे कक्क यानी कि कक्क, इस तरह से लिखे जा सकते हैं। इसे हम देख सकते हैं, इस तरह से वह लिखे जाते हैं। यह शब्द द्वादक्षरी अपभ्रंश के कहलाते हैं। यदि करार के पीछे कोई व्यंजन हो तो रक्का उस व्यंजन के ऊपर यह रूप धारण करता है, जिसे रेफ कहते हैं, जैसे धर्म, सर्व, अर्थ। यदि कारक किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसका रूप 2 प्रकार का होता है, खड़ी
पाई वाले व्यंजन के नीचे रक्का इस रूप से लिखा जाता है, जैसे वक्र, भद्र, ह्रस्व आदि में लिखा जाता है। दूसरे व्यंजनों के नीचे उसका यह रूप होता है, जैसे राष्ट्र, त्रिपुंड, पुच्छ और महाराष्ट्र। सु ब्रज भाषा में बहुत र का रूप रया होता है, जैसे मौर्या। हमारे इधर अगर हम देखते हैं तो मौर्या शब्द इस तरह से नहीं लिखते हैं, हौर्या इस तरह से यह नीचे की इकाई में लिखा जाता है। यहां पर भी हम देख सकते हैं क्रू और त मिलकर रक्त मिलकर कृत और त्र तथा मिलकर हत होता है। ड त्र न न म अपने ही वर्ग के व्यंजनों से मिल सकते हैं, पर उनके बदले में वृक्क से अनुस्वार आ सकते हैं, जैसे घंटा यानी कि गंगा, चंचल यानी कि इस तरह से चंचल, पंडित तो पंडित इस तरह से लिखते, दंत दंत इस तरह से, कंप कंप इस तरह से लिख सकते। कई शब्दों में इस नियम का भंग होता है, जैसे वांग्मय, निर्णय, धन्वंतरी, सम्राट, उन्हें, तुम्हें। हकार से मिलने वाले व्यंजन कभी कभी भूल से उसके पूर्व लिख दिए जाते हैं, जैसे चिन्ह, जैसे चिन्ह, ब्रह्म, आह्वान, आह्लाद, आह्लाद इत्यादि। यह हकार से मिलने वाले व्यंजन कहे जाते हैं। किससे मिलने वाले? हकार से मिलने वाले व्यंजन कहे जाते हैं, जो हम जोर लगाकर बोलते हैं, जैसे कि ब्रह्म, आह्वान, आह्लाद, इस तरह से यह कहे जा सकते। साधारण व्यंजनों के समान संयुक्त व्यंजनों में भी स्वर जोड़कर 12 खड़ी बनते हैं, जैसे क्रा, क्रा, क्री, क्रू, क्रू, क्रे, कई, क्रो, क्रम, कम, क्रम यह कह सकते हैं। अगली इकाई वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण। मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है, उस अक्षर का स्थान, उसे अक्षर का स्थान कहते हैं। स्थान भेद से वर्णों के नीचे लिखे अनुस्वार वर्ग होते हैं। जैसे कि अगर हमने देखा कि हमारी कंठव्य ध्वनि कहां से निकलती है, जो हमारा स्वर यंत्र होता है उससे हमारी आवाज आगे आती है और किस तरह से निकलती है, जैसे कंठव्य, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, अर्थात अ, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह और विसर्ग। जैसे आप प्रयोग के माध्यम से इनका उच्चारण प्रैक्टिकली कर सकते हैं, और यह जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे कंठ से निकलने वाले यह मूल व्यंजन होते हैं। आप अ का उच्चारण करके देखिए, आ का उच्चारण करके देखिए, हमारी जीवा, हमारा कंठ किस तरह से चहल पहल करता है। अगला है तालव्य, जिनका उच्चारण तालु से होता है, अर्थात ई, ई, च, छ, ज, झ, त्र और श, यह हमारे तालव्य व्यंजन कहे जा सकते हैं। अगला है मूर्धन्य, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, अर्थात ट, ठ, ड, ढ, न, र और शेष और श। अगला है दंत्य, जिनका उच्चारण ऊपर के दंत पंक्ति पर
जीभ लगाने से होता है, अर्थात त, थ, द, ध, न, र, न, ल और स। ओष्ठ जिनका उच्चारण ओठ से होता है, जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। अनुनासिका जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। देखिए नासिका, अनुनासिका यानी कि जब हम नाक दबाकर बोलते हैं तो हमारी आवाज में, जैसे कि मेरी आवाज में आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा हो, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से साथ साथ हमारे नाक से भी, नासिका से भी हवा निकलती है, तभी हमारे उच्चारण अच्छे से निकलते हैं। जैसे कि अर्थात ड, त्र, न, म और अनुस्वार देखावा 39वां और 64वां अंक हम उसके लिए देखेंगे। सुर स्वर भी अनुनासिक होते हैं, जैसे कि कंठ तालव्य जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है, अर्थात ए। कंठोष्ठ जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, अर्थात ओ। दंतोष्ठ जिनका उच्चारण दंत और ओठ से होता है अर्थात व। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वाग्येंद्रियों की क्रिया यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न और ध्वनि के अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है विवृत्त, इनके उच्चारण में वाग्येंद्रिय खुली रहती है, स्वरों का प्रयत्न विवृत्त कहलाता है। दूसरा है स्पष्ट, इनके उच्चारण में वाग्येंद्रियों के द्वार बंद रहते हैं, क से लेकर म तक, यानी कि यह जो हमारे व्यंजन होते हैं 25 व्यंजनों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। तीसरे विवरण, इनके उच्चारण में वाग्येंद्रिय कुछ खुले रहते हैं। इस भेद में य, र, ल, व इनको अंतरस्थ वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों का मध्यवर्त है। स्पष्ट, इनका उच्चारण वाग्येंद्रियों के कुछ बंद रहने से होता है। श, श, स, ह इन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार का संघर्ष होता है, इसीलिए इनमें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ब्रह्म प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य 2 भेद होते हैं, अघोष और घोष। घोष वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, अघोष वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का ही प्रयोग होता है। उनके उच्चारण में घोष अर्थात नाद होता है। क्या होता है? घोष अर्थात नाद होता है। अभी घोष वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का ही प्रयोग होता है। अघोष वर्ण कौन से क, ख, च, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स यह हमारे अघोष वर्ण होते हैं। और घोष वर्ण कौन से होते हैं? शश, व्यंजन और सब स्वर। जैसे कि सु, बाह्य प्रयत्न के अनुसार केवल व्यंजनों के जो भेद होते हैं वे आगे दिए जाएंगे। अभी स्वर कौन से हैं? जब हम बोलते हैं तो क्या होते हैं? हमारे स्वर कितने सुस्पष्ट होते हैं, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के 2 भेद होते हैं। मूल स्वर यानी कि संधि स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों में नहीं है उन्हें मूल स्वर, जैसे कि वह स्वर कहते हैं। वे 4 होते हैं, अ, ई, उ और रु। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ए, ओ, औ। संधि स्वरों के 2 भेद होते हैं।
दीर्घ और संयुक्त। किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ जमा अ यानी कि आ, ई जमा ई यानी कि बड़ी ई, उ जमा उ यानी कि बड़ा उ, अर्थात आ ई उ दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे सु, रू और जोड़कर रू बन जाता है रू, यह दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ जमा ई यानी कि ए, अ जमा ओ, आ जमा ए यानी कि बड़ा स्वर, आ ओ जमा कर ओ। उच्चारण के कालक्रम के अनुसार स्वरों के दो भेद किए जाते हैं, लघु और गुरु। उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। जैसे स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ रू। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे गुरु स्वर कहते हैं। जैसे आ ई ए और ओ। सब मूल स्वर लघु और सब संधि स्वर गुरु होते हैं। सब मूल स्वर लघु और सब संधि स्वर गुरु कहलाते हैं। संस्कृत में लुप्त नाम से स्वरों का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में उसका उपयोग नहीं होता। लुप्त शब्द का अर्थ उच्च लता होता है, यानी कि वह लुप्त होता है, दिखाई नहीं देता। लुप्त में तीन मात्राएं होती है। वह बहुधा दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने में आते हैं। उसकी पहचान दीर्घ स्वर के आगे 3 अंक लिख देने से होते हैं। जैसे लड़के, हु, इस तरह से वह दिखाई देते हैं। अगला, जाति के अनुसार भी स्वर के दो भेद होते हैं, स्वर्ण और स्वर्ण, अर्थात सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वर को स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते वे स्वर्ण कहलाते हैं। आ परस्पर स्वर्ण है। इसी प्रकार ई तथा उ स्वर्ण है। अ ई वा, अ उ अथवा ई उ अस्वर्ण स्वर कहलाते हैं। सु ए ओ औ इन संयुक्त स्वरों में परस्पर अस्वर्णता नहीं है, क्योंकि यह अस्वर्ण स्वरों से उत्पन्न है। अनुस्वार के अनुसार स्वरों के दो भेद और है और माने जाते हैं। सा नु नासिक और निर नुसानिस, यह माने जाते हैं दो भेद। यदि मुंह से पूरा श्वास निकल जाए तो शुद्ध निसुर ध्वनि निकलती है, पर यदि श्वास का कुछ भी अंश नाक से निकल जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है
अनुनासिक स्वर चिन्ह यानी कि यह जो बिंदी होती है चंद्र बिंदु कहलाते हैं। जैसे गांव, ऊंचा, अनुस्वर और अनुनासिक व्यंजनों के समान चंद्र बिंदु कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, वे केवल अनुनासिक स्वर का चिन्ह है। अनुनासिक स्वरों, अनुनासिक व्यंजनों को कई नासिक्य और अनुनासिक स्वरों को केवल अनुनासिक कहते हैं। कभी यह शब्द चंद्र बिंदु का पर्यायवाची भी होता है। हिंदी में अत्यंत का उच्चारण प्राय हल के समान होता है, जैसे गुण, राग, धन इत्यादि। इस नियम के कई अपवाद होते हैं। आदि अकरांत शब्द अत्याक्षर संयुक्त हो तो अत्यंत का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, इंदु, गुरुत्व, सत्र, धर्म, अशक्ति इत्यादि। हिंदी में मात्रा शब्द के दो अर्थ है, एक स्वरों का रूप, दूसरा कालमान। आगे ई, वा, उ के आगे यह तो अत्यंत अ का उच्चारण पूर्ण होता है, जैसे प्रिय, श्रिय, राजसु इत्यादि। एकाक्षरी अकरांत शब्दों के अंत का उच्चारण पूरा होता है, जैसे न, व, र इत्यादि। कविता में अत्यंत का पूर्ण उच्चारण होता है, जैसे समाचार। जब लक्ष्मण पाए, परंतु सब इस वर्ण पर यति होते हैं, सब इसका उच्चारण बहुधा अपूर्ण होता है, जैसे कुंद, इंदु, सम, देह, उमा, रमण, करुणा, अयन। ख दीर्घ स्वर 3 अक्षर शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अकरांत हो तो उसका उच्चारण अपूर्ण होता है, जैसे बकरा, कपड़े, करना, बोलना, तानना इत्यादि। 4 अक्षरों के ह्रस्व स्वर स्वरांत शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अकरांत हो तो उसके अ का उच्चारण अपूर्ण होता है, जैसे गड़बड़, देवधन, मानसिक, सुरलोक, कामरूप, बलहीन। अपवाद यदि दूसरा अक्षर संयुक्त हो अथवा पहला अक्षर कोई उपसर्ग हो तो दूसरे अक्षर के अ का उच्चारण पूर्ण होता है, जैसे पुत्रलाभ, धर्महीन, आचरण, प्रचलित। दीर्घ स्वरांत 4 अक्षर शब्दों में तीसरे अक्षर के अ का उच्चारण अपूर्ण होता है, जैसे समझना, निकलना, सुनहरी, कचहरी, प्रलाप। यौगिक शब्दों में मूल अवयव के अत्यंत का उच्चारण आधा अपूर्ण होता है, जैसे देवधन, सुरलोक, अन्नदाता, सुखदायक, शीलता, मनमोहन, लड़कपन इत्यादि। हिंदी में ए और ओ का उच्चारण संस्कृत से भिन्न होता है। तत्सम शब्दों में इनका उच्चारण संस्कृत के ही अनुसार होता है, पर हिंदी में बहुधा यह और औ बहुधा औ के समान बोला जाता है, जैसे संस्कृत ऐश्वर्य, सदैव, पौत्र, कौतुक इत्यादि। हिंदी में
है, मेल और चौथा इत्यादि। क, ए और औ का उच्चारण कभी कभी क्रमशः ई और ए तथा उ और ओ का मध्यवर्ती होता है, जैसे इकट्ठा, इकट्ठा, मिहत, मेहतर, उड़ीसा, ओडिशा, गुबरेल, गोबरेल। उर्दू और अंग्रेजी के कुछ अक्षरों का उच्चारण दिखाने के लिए अ, आ, ई, उ आदि स्वर के स्थान बिंदी और अर्धचंद्र अर्धचंद्र लगाते हैं, जैसे इलम, उम्र, लॉर्ड। पूर्ण रूप से प्रकट करना कठिन भी हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किस तरह से होते हैं? स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग है। स्पर्श व्यंजनों के पांच व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का समान पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, ड। स वर्ग च, छ, ज, झ, त्र। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, ड, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है, उनको महाप्राण और शेष व्यंजनों को अल्पप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा ऊष्म महाप्राण है, जैसे क, ख, छ, झ, ठ। इस तरह से होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस इकाई में हम यहाँ पर रुकते हैं। अगली इकाई में हम फिर से नई इकाई के साथ जुड़ जाएंगे।